नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। गोविंदपुर गिरिडीह मार्ग पर बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, कई घायल। टुंडी थाना क्षेत्र के कमलपुर जंगल के समीप बुधवार को गोविंदपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बस और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यही नहीं, इस टक्कर में बस में सवार कई यात्री भी घायल हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस दी। सूचना मिलते ही टुंडी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का कार्य शुरू कराया। पुलिस ने बस और ट्रेलर दोनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया था। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं बस में सवार घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घटना के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना के कारण गोविंदपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल कुमार पांडे ने बताया कि बस और ट्रेलर की टक्कर में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। सड़क से मलबा हटाने और यातायात सामान्य करने का कार्य जारी है। हटिया राउरकेला रेलखंड में कानारोमा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल यातायात बाधित। सिमडेगा के कानारोमा हटिया राउरकेला रेलखंड में कानारोमा और कटाइन के बीच पोल संख्या 524-34 और 524-35 के मध्य घाटी में राउरकेला से रांची की तरफ जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसकी वजह से अप और डाउन दोनों ही लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मालगाड़ी की कुल 10 बोगी हुई बेपटरी होकर पलट गई हैं, जिससे राउरकेला हटिया रेल लाइन पूरी तरह बाधित हो गई है। रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक मालगाड़ी की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हालांकि इसकी वजह से किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल इस लाइन पर यातायात को सामान्य करने की कवायद चल रही है। अभी तक की सूचना के मुताबिक हटिया राउरकेला रेलखंड पर यातायात बाधित होने की वजह से ट्रेन संख्या 18451 हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ दिनांक 29 अक्टूबर 2025 का हटिया स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगी। रांची बेर मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि घटना के कारण लगभग 11 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है, लेकिन यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। डीआरएम स्वयं मौके पर मौजूद है और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मालगाड़ी दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रभावित ट्रेनों को या तो शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है या वैकल्पिक मार्गों से परिचालन किया जा रहा है। साथ ही बसों की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम बनी रहे। झारखंड में जल्द होगा नगर निकाय चुनाव, तैयारी में जुटी सरकार। राजनीतिक दलों ने कसी कमर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद हेमंत सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही इसे कराने का निर्णय लिया है। ऐसी संभावना है कि इस मामले में आगामी 10 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पूर्व सरकार कैबिनेट की मंजूरी लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी हरी झंडी दे देगी। पिछले कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार जिला स्तर पर इन दिनों शहरी निकायों के वार्ड एवं पदों के आरक्षण के निर्धारण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला स्तर से आरक्षण का निर्धारण होने के पश्चात राज्य निर्वाचन को भेजा जाएगा। बता दें कि राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जहां ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद पहली बार BC1 और BC2 के लिए सीटें निर्धारित होंगी। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर शहरी निकाय क्षेत्र में अधिकतम आरक्षण 50% होगा, जिसमें SC, ST और BC1, BC2 के लिए सीटें निर्धारित होंगी। मेयर, वार्ड पार्षद जैसे पदों का आरक्षण चक्रीय होगा। बता दें कि लगभग 3 वर्षों से निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य में शहरी निकाय का कामकाज अधिकारियों पर है। शहरी नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। बीजेपी नेता दीनदयाल वर्णवाल का मानना है कि पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरकार इस चुनाव को मजबूर हुई है, मगर इतने दिनों तक नगर निकाय जनप्रतिनिधि विहीन रहा, जिससे हुए नुकसान के लिए जवाब देना होगा। बहरहाल शहर की सरकार बनाने को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। एक तरफ राज्य को शहरी निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्रीय मध्य की राशि मिलने में बाधा आ रही है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय से लेकर आम लोगों के द्वारा भारी दबाव है। ऐसे में देर से ही सही नगर विकास विभाग ने तमाम बाधाओं को दूर कर जल्द चुनाव कराने की तैयारी में जुटी है। JSSC
सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में बुधवार को हुई लंबी बहस, आज भी होगी सुनवाई, रिजल्ट पर रोक बरकरार। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने करीब 2 घंटे से अधिक समय तक बहस की। उन्होंने याचिका के समर्थन में अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल ने पक्ष रखा। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर तय की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक जारी रहेगी। गुरुवार को ये मामला सुनवाई के लिए पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया पर माकपा का विरोध, घाटशिला में जेएमएम को समर्थन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को विस्तारित करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि ये प्रक्रिया गरीबों और कमजोर तबकों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। पार्टी की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रही है। बृंदा ने कहा कि बिहार के अनुभव से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में हजारों गरीब लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने और मतदाता नामांकन को समावेशी व निष्पक्ष बनाने की मांग की। पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लर ने प्रेस वार्ता में कहा कि चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना एक अक्षम्य अपराध है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि माकपा घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी को समर्थन देगी। भाजपा का कोल्हान बंद, चाईबासा की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, जनजीवन प्रभावित। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को बीजेपी द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कराने की अपील करते दिखे। बंद के चलते चाईबासा शहर की अधिकतर दुकानें और बाजार बंद रहे। वहीं टाटा, रांची, किरीबुरू और दूसरे ग्रामीण इलाकों के लिए बसों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा, जिसका असर आम लोगों की आवाजाही पर सीधे तौर पर देखा गया। इधर बंद समर्थकों ने चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, सोनुआ आदि जगहों पर सड़कों के बीचों बीच टायर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। दुकानें भी पूरी तरह बंद रहीं, सड़कों पर परिचालन पूरी तरह ठप रहा। दरअसल ये बंद सोमवार रात हुई घटना के विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में बुलाया गया। उस दिन मंत्री दीपक बिरुआ की आवास का घेराव करने पहुंचे आदिवासी युवकों पर पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई थी। इस दौरान 17 युवक लापता हो गए और 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं युवकों की सकुशल बरामदगी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ मिलकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मंत्री बड़कुंबर गागराई ने चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासी युवाओं की आवाज को दबाने और पुलिसिया दमन का आरोप लगाया। बंद के चलते पूरे चाईबासा में जनजीवन प्रभावित रहा। स्कूल कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम रही और यात्री वाहन नहीं चलने से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस प्रशासन ने बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। चाईबासा में ग्रामीणों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में कोल्हान बंद का असर खरसवा में पड़ा है। बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर बाजार बंद कराया है। वहीं बीजेपी नेत्री मीरा मुंडा बंद समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी हैं। बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर बाजार बंद कराया है। प्रदर्शनकारियों के साथ बीजेपी नेत्री मीरा मुंडा भी मौजूद रहीं। बंद समर्थकों की मांग है कि NH 220 और बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए ताकि दुर्घटना न घटे। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। छठ पूजा के बाद रांची में चला सफाई अभियान। छठ महापर्व के सफल समापन के बाद रांची नगर निगम ने पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया। निगम की टीम ने खास तौर पर सभी प्रमुख जलाशयों और छठ घाटों की सफाई पर ध्यान दिया। सफाई मित्रों ने घाटों पर पड़ी पूजा सामग्री, फूलमाला, नारियल, कपड़े और दूसरे कचरे को इकट्ठा कर सही तरीके से निस्तारित किया। प्रशासक के निर्देश पर सभी वार्ड सुपरवाइजर और जोनल सुपरवाइजर की निगरानी में ये अभियान चलाया गया। घाटों के साथ साथ उनके आसपास की गलियों, मोहल्लों और सड़कों की भी सफाई की गई ताकि पूरे इलाके में स्वच्छता बनी रहे और किसी तरह की दुर्गंध या गंदगी ना फैले। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जलाशयों में कचरा या पूजा सामग्री ना फेंकें और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। साथ ही नागरिकों से ये भी आग्रह किया गया है कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी खुद भी निभाएं।
धनबाद में लापता किशोरी का शव डोभा से बरामद, हत्या की आशंका। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में बुधवार को सनसनीखेज घटना सामने आई है। 2 दिन पहले लापता हुई एक किशोरी का शव बरमसिया पासाटांड स्थित वन विभाग की नर्सरी परिसर में बने पानी से भरे डोभा यानी तालाब से बरामद किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। शव की पहचान उसके पिता सुरेश दास ने की। पिता ने बताया कि खुशबू 2 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टुंडी थाना में दर्ज कराई थी। बुधवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने डोभा में एक शव तैरता देखा, जिसकी सूचना तुरंत टुंडी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही टुंडी थाना प्रभारी उमा शंकर और अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को डोभा से बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान लापता खुशबू के रूप में हुई। इन साक्ष्यों ने यह शक गहरा दिया है कि खुशबू की हत्या करने के बाद शव को छिपाने के उद्देश्य से डोभा में फेंका गया है। शव की पहचान होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सरयू राय ने मंत्रालय और सचिवालय को बताया जिम्मेदार। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने चाईबासा ब्लड बैंक से HIV संक्रमित रक्त थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाने की घटना के लिए सिविल सर्जन को निलंबित करना नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी सरकारी ब्लड बैंक ऐसी ही अराजकता के शिकार हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय और सचिवालय जिम्मेदार है, न कि सिविल सर्जन। सरयू राय ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने झारखंड में नेशनल ब्लड पॉलिसी के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं किया है। झारखंड सरकार के किसी भी सदर अस्पताल का ब्लड बैंक राष्ट्रीय ब्लड नीति के पैमानों पर खरा नहीं उतरते हैं। उन्होंने विधानसभा में पूछे गए उनके एक सवाल का हवाला दिया। 11 मार्च 2022 को सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि रक्त संग्रह के प्राथमिक शर्तों का भी सरकार पालन नहीं कर रही है। उनके सवाल के जवाब में सरकार ने सदन पटल पर जो आश्वासन मार्च 2022 में दिया, उसका पालन आज तक नहीं हुआ। इसके साथ ही जिन अस्पतालों ने रक्त संग्रह अभियान नहीं चलाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरयू राय ने कहा कि राज्य के 24 जिलों के सदर अस्पतालों में से मात्र रांची सदर अस्पताल में ही ब्लड सेपरेशन यूनिट कार्यरत है। इसके अलावा रिम्स और MGM अस्पताल जमशेदपुर में ये यूनिट लगी हुई है। अन्य जगहों पर यह सुविधा नहीं है। नतीजा है कि संग्रहित ब्लड में से प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा आदि अलग करने की सुविधा नहीं है। सरयू राय ने कहा कि राज्य के अधिकांश अस्पतालों में ब्लड बैंक के लिए स्वतंत्र चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। राष्ट्रीय ब्लड नीति में जितने भी तकनीकी प्रावधान है, उनमें से एक भी झारखंड में लागू नहीं है। किसी भी प्रावधान के लागू होने या नहीं होने की कोई मॉनिटरिंग सचिवालय स्तर पर नहीं हो रही है। विधायक सरयू राय ने कहा है कि ब्लड बैंक को लेकर दिख रही लापरवाही के लिए पूरी तरह विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव जिम्मेदार है। राष्ट्रीय ब्लड नीति झारखंड में लागू नहीं हुई है, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार है। जमशेदपुर में मोंथा चक्रवात को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक, जानमाल और फसलों की सुरक्षा पर जोर। जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में DC करण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोंथा चक्रवात के दौरान जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आश्रय गृहों को चिन्हित करने, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और जर्जर सरकारी भवनों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। DC करण सत्यार्थी ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार मोंथा चक्रवात अगले 2-3 दिनों में जिले में प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में सभी नगर निकाय, प्रखंड और अंचल के क्षेत्रीय पदाधिकारी पूरी तरह सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी सभी कदमों की तैयारी रखें और किसी भी कीमत पर जानमाल का नुकसान नहीं होने दें। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार तय, RJD प्रवक्ता कैलाश यादव। प्रखर आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व कार्तिक उरांव की जयंती पर प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार सोमेश सोरेन की बड़ी जीत तय है। कैलाश यादव ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन आज झारखंड ही नहीं, पूरे देश के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। उन्होंने राज्य की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया है। राजद प्रवक्ता ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के हितैषी नहीं रही है, बल्कि उसने हमेशा उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, भाजपा की नीति फूट डालो और राज करो पर आधारित है। झारखंड में पार्टी की दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुकी है, क्योंकि उसके पास अब कोई जनप्रिय और विश्वसनीय नेता नहीं बचा है। यादव ने कहा कि भाजपा के अधिकतर तथाकथित आदिवासी नेता दूसरे दलों से आयातित हैं, जैसे अर्जुन मुंडा, JMM,
बाबूलाल मरांडी, जेवीएम, गीता कोड़ा, कांग्रेस और अन्य। भाजपा की विचारधारा में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है, यही कारण है कि जनता उनसे दूर होती जा रही है, उन्होंने जोड़ा। राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं की जुमलेबाजी, झूठे वादे और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग ने जनता को निराश किया है। अब आदिवासी समाज भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। भाजपा एनडीए केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। यादव ने याद दिलाया कि पिछली विधानसभा चुनावों में झारखंड की 28 सुरक्षित सीटों में से 26 पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि 5वें आदिवासी लोकसभा सीटें भी गठबंधन के खाते में गई। इसलिए घाटशिला उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की करारी हार निश्चित है। उन्होंने कहा, कार्तिक उरांव की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए यादव ने उन्हें झारखंड का हीरा बताते हुए कहा कि वे न केवल एक प्रतिभाशाली इंजीनियर और केंद्रीय मंत्री थे, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति और अस्मिता के सच्चे प्रणेता भी थे। पाकुड़ में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत 100 लाभुकों को मिले नए घर, हर्षोल्लास के साथ किया गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आज पाकुड़ जिले में कुल 100 लाभुकों का गृह प्रवेश समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने लाभुकों को उनके नए घरों में प्रवेश कराया और नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लाभुकों को प्रेशर कुकर भेंट करके सम्मानित भी किया गया। लाभुकों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले वे कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन अब सरकार की मदद से उन्हें मजबूत और सुरक्षित पक्का घर मिला है। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत अब तक वंचित समुदायों को समाज के अन्य वर्गों के समान सुविधा मिलेगी। ये योजना जीवन स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों में सुधार लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उपायुक्त ने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत लाभुकों को 2 कमरों और रसोई घर सहित पक्का घर प्रदान किया जा रहा है। आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में एक साथ 100 लाभुकों का गृह प्रवेश संपन्न हुआ। पलामू की डीसी की अध्यक्षता में हुई आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक, सभी लाभुकों तक राशन सुनिश्चित करने के निर्देश। उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में बुधवार को आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर 2025 का राशन उठाव और वितरण, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नवीन राशन कार्ड वितरण, चना दाल वितरण, राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी, पीएमजीएस पोर्टल पर लंबित मामले आदि की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही डीएसडी के गोदामवार समीक्षा भी की गई। बैठक में डीएसओ प्रीति किस्कू ने विभिन्न इंडिकेटरों के माध्यम से उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण, कार्ड अपडेट, लंबित शिकायतों का समाधान और योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करे। बैठक में उपायुक्त ने पीवीटीजी योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए पीवीटीजी समूहों के बीच 100% राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान कई एमओ ने बताया कि सभी लाभुकों को अक्टूबर माह का राशन वितरित कर दिया गया है। कुछ स्थानों पर पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाई है। डीसी ने कहा कि किसी भी पीवीटीजी लाभुक को बिना राशन के नहीं रहना चाहिए। बैठक में उपायुक्त ने बीएसओ लॉगिन में पेंडिंग एप्लीकेशनों की समीक्षा की और सभी एमओ को उनके लॉगिन में पड़े आवेदनों को डीएसओ लॉगिन में फॉरवर्ड करने के लिए कहा। तत्पश्चात डीएसओ लॉगिन में पड़े आवेदनों की भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रखंड में राशन से संबंधित कोई परेशानी आती है तो उसे अनिवार्य रूप से डीएसओ को सूचित किया जाए। वहीं पीएमजीएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निष्पादन पर लाने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर असीम भी सभी उपस्थित थे। लुगुबुरु प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सरना धर्म महासम्मेलन 2025 में किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोम गाड़ टीटीपीएस ललपनिया बोकारो के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोहराई कुनामी कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोम गाड़ टीटीपीएस ललपनिया बोकारो में आगामी 3, 4 और 5 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि ये महासम्मेलन झारखंड के आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सरना धर्म की एकता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर होगा। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता की कामना की और प्रतिनिधि मंडल को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
हजारीबाग वन भूमि घोटाले में एसीबी जांच के दायरे में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद भी आ गए हैं। उन पर 2010 में विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने का आरोप है। मामला एक शोरूम की भूमि से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले में विधायक प्रदीप प्रसाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी गलत कृत्य का समर्थक ना कभी रहा हूं और ना ही कभी रहूंगा। रही बात आरोप लगने की, तो ये जांच का विषय है। एजेंसी जांच करेगी। मुझे एजेंसी और सरकार पर भरोसा है। समय आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हजारीबाग में इन दिनों एसीबी सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रही है। इस जांच में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे, तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, जमीन व्यवसायी और एक बड़े शोरूम के मालिक विनय सिंह को एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें लोकनायक जयप्रकाश को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा जा चुका है। लेकिन अब इस मामले में धीरे धीरे नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने जमीन की खरीदारी की है। एसीबी के अनुसार हजारीबाग स्थित डेमोटॉन शोरूम की जमीन की रजिस्ट्री के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद बतौर पहचान बने थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री में पहचान के साथ वन भूमि की खरीद बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका भी निभाई थी। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री मामले में शोरूम के मालिक विनय सिंह फिलहाल जेल में है। इधर तत्कालीन सदर सीओ, वर्तमान डीआरडीए निदेशक चतरा अलका कुमारी से भी इस मामले में एसीबी ने पूछताछ की थी। कोर्ट में बयान देने के बाद वो सरकारी गवाह बन गई। जिस जमीन की रजिस्ट्री में पहचान बनने की बात सामने आई है वो सदर अंचल में पड़ती है। इस मामले में प्रमुख अभियुक्तों में तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी, अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी रामप्रकाश चौधरी और संतोष कुमार वर्मा सहित कई बड़े चर्चित नाम शामिल है। पाकुड़ में गोलीकांड मामले में पत्थर व्यवसायी यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज। पाकुड़ जिले में पत्थर घरान के मुंशी कासिम अंसारी पर फायरिंग मामले में पत्थर व्यवसायी यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फायरिंग में घायल कासिम अंसारी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह लुत्फुल हक के क्रशर खदान में बतौर मुंशी का काम करता है और कुछ दिन पहले ही माइंस को लेकर पत्थर व्यवसायी जियाउल पगला से नोकझोंक हुई थी और उस वक्त जियाउल ने जान मारने की धमकी दी थी। बयान के मुताबिक बीते 27 की रात 16 गड़िया स्थित वे अपना मकान पहुंचा था, तभी दो अज्ञात आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनके शरीर में 2 गोली लग गई। बयान के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। कासिम अंसारी के बयान के मुताबिक पत्थर व्यवसायी जियाउल पगला, बिलाल शेख और मोरफुल शेख ने साजिश रचकर जान से मारने की नीयत से 2 अज्ञात अपराधी को मेरे पास भेजा था और वे गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने नगर थाने में कांड संख्या 275-25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109-1, 61-2 और 27-35 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि घायल कासिम ने जिन तीनों का नाम साजिश रचने में पुलिस को दिया है उसमें जियाउल पगला पाकुड़ जिले का प्रसिद्ध पत्थर व्यवसायी है, जबकि बेलाल शेख यूथ कांग्रेस का वर्तमान जिलाध्यक्ष है। लातेहार में उपायुक्त की अध्यक्षता में आधारभूत संरचना से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आधारभूत संरचना से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व के बैठक में लिए गए निर्देशों के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में सहायक महाप्रबंधक बनहरदी कोल परियोजना के द्वारा बताया गया कि चंदवा अंचल अंतर्गत राजस्व ग्राम बनहरदी की अनापत्ति लंबित है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधियाची निकाय को निर्देश दिया कि ग्रामीणों से समन्वय स्थापित करते हुए सहमति प्राप्त करने में समुचित पहल की जाए। साथ ही अंचल अधिकारी चंदवा को निर्देशित किया गया कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए विधिपूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने PVUNL बनहरदी चकला कोल ब्लॉक सहित अन्य परियोजनाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए FRA NOC जमीन अधिग्रहण सहित लंबित मामलों की जानकारी लेने के उपरांत जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनके निष्पादन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने अंचलवार अंचल अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं में भूमि सहित अन्य मामलों के तहत हुए कार्यों की जानकारी लेने के उपरांत मामलों पर कार्रवाई करते हुए समय से उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।